हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली जुडिशियल सर्विस मेन एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व करेंगे। मेंस के पेपर के, प्री के नहीं, मेंस के सॉल्व करेंगे कि उनका क्या आंसर है और क्या सही आंसर रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे भी हम 2019 का क्रिमिनल लॉ का पेपर डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल लॉ का तो एक ही पेपर होता है, सिविल के दो पेपर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर डिस्कस करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे एंड देन फिर ग्रेजुअली हम आगे के क्वेश्चन जो है धीरे धीरे मेन्स के डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको अपडेट रहेगी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे हमें उनको आंसर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे, जो नीचे आपके नंबर शो हो रहा है मेरी साइड में यहाँ पे, तो इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर एंड आप अपनी कोचिंग जो है ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है और किस तरीके से ये हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ही करेंगे हम, एक ही क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट द आंसर इज। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका डीजीएस का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन दिया गया है, ऑन द नाइट इंटरवीनिंग 31 अगस्त 2019 एंड 1 सितंबर 2019। ठीक है, तो इसके बीच की जो रात है उस पे क्या होता है, जब ये इस बीच की रात मतलब 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात की जो होती है, पी स्ट्रेंगुलेटेड इज वाइफ, वो अपनी जो वाइफ है उसको स्ट्रेंगुलेट कर देता है, दबा के, गला दबा के मार देता है। एक्स एंड कॉज हर डेथ एट अराउंड 11 पीएम, और 11 बजे उसकी डेथ हो जाती है ऑन द रूफ टॉप ऑफ द प्रीमाइसिस, जो भी घर की छत होती है वहां पे। ऑन फर्स्ट 1/9/2019 अ केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट पी अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। तो 302 ऑफ आईपीसी का उसके ऊपर केस हो जाता है। पी वाज ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस टू प्रूव इट्स केस द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन 10 विटनेसेस। अब उसका ट्रायल चलता है। अब हमें पता है कि जब ट्रायल के वक्त क्या होता है, पीई और डीई दोनों होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जब अपने पीई करता है तो 10 विटनेसेस लेके आता है अपने। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, स्टार विटनेस सी होता है जो कि सन होता है डिजीज का, यानी कि दोनों का जो बच्चा है जो जिसका नाम सी है वो स्टार विटनेस होता है, जिसकी उम्र 7 साल होती है। एंड इन हिज डिपोजिशन इम्प्लीकेटेड पी फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ हिज मदर बाय स्ट्रेंगुलेशन विद सरिया, कि जो उसके फादर हैं उन्होंने ही उसकी मदर की डेथ की है सरिये से स्ट्रेंगुलेट करके इस तरीके से मारा है, वो अपनी स्टेटमेंट में ये बोलते हैं। ठीक है, दूसरा विटनेस आता है जेड। वो क्या बोलता है, दैट इज हैज बीन पी लीविंग द हाउस इन द मॉर्निंग ऑन 1/9/2019 एट 6:30 AM, कि उसने देखा है कि पी जो है अपना घर से बाहर निकल रहा था सुबह सुबह 6:30 बजे 1 तारीख की सुबह। तीसरी चीज, क्राइम वेपन मिलता है जो कि सरिया होता है, वॉज रिकवर्ड परसुएंट टू द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ पी। जो पी जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट करता है तो उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, वो सरिया मिलता है बेड के नीचे। पी एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द क्राइम स्पॉट। और चौथी चीज होती है कि जो क्राइम स्पॉट है वहां से पी जो है वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, भाग जाता है। फॉल्स एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी स्टेटमेंट। और 313 की जो स्टेटमेंट देता है, जो हमारी पीई के बाद स्टेटमेंट होती है, वो गलत एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये चार बातें जो हैं, चार पांच बातें जो है वो किसके द्वारा रखी जाती है, प्रोसिक्यूशन के द्वारा रखी जाती है। देन डिफेंस के अंदर पी क्या बोलता है कि वो क्राइम का ऑथर नहीं है, भाई उसने ये क्राइम नहीं किया। सबसे पहले तो वो बात बोलता है कि भाई प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा ना एक तरीके से वो। दूसरी बात बोलता है कि सी की जो टेस्टिमनी है, यानी जो उसका बेटा है उसकी जो टेस्टिमनी है उसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो सो रहा था जिस टाइम पे इंसिडेंट हुआ या जो भी चीज हुई। ही इज अ टॉर्चर्ड विटनेस, उसके ऊपर टॉर्चर किया गया एंड देन उससे विटनेस दिलाया जा रहा है। सी डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस एंड स्टेटमेंट वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस आफ्टर द डिले ऑफ 10 आवर्स, की सी ने इस बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था और उसकी स्टेटमेंट 10 घंटे बाद रिकॉर्ड की गई जब इंसिडेंट हुआ था। ही यूज टू स्कॉल्ड सी फॉर मिसिंग द स्कूल क्लासेस। और वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो ना सी को डांटता था क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था, स्कूल की क्लासेस मिस कर देता था। तो एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि बदला लेने की भावना से सी अपने फादर के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगा रहा है। Then the Saria was a piece of rod bearing ridge marks, but the postmortem examination report did not suggest whether the strangulation marks appearing on the neck of the disease has those ridge marks of the Saria। फिर ये बोलता है कि सरिये के ऊपर ना रिज मार्क्स होते हैं, रिज ऐसे करके रिज मार्क्स डले हुए होते हैं, जो कि जब पोस्टमार्टम होता है उससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो जिस सरिये से मारा है क्या उसके ऊपर ये मार्क्स हैं या नहीं है, रिज मार्क्स हैं या नहीं है। देन ही हैड नो इंटेंशन टू किल एक्स, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी एक्स को मारने की। ऑन द नाइट ही हैड कम लेट एट होम आफ्टर व्यूइंग अ मूवी एट 11 पीएम, और वो 11 बजे रात को मूवी देख के आता है एंड वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, और उसने लिकर पी रखी थी। ही आज एज टू प्रिपेयर अ फूड फॉर हिम, वो एक्स से बोलता है, अपनी वाइफ से बोलता है कि मेरे लिए खाना बना दो। और जब वो डिक्लाइन कर देती है तो उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है। ही लॉस्ट हिज स्कूल एंड गेव अ बीटिंग टू एक्स, और वो उस चक्कर में एक्स को मारता है। इन एंगर एक्स वेंट टू हर रूम एंड कमिटेड सुसाइड, और बोलता है कि वो खुद अपने कमरे में चली जाती है गुस्से में और वहां पे सुसाइड कमिट कर लेती है। और उनकी शादी को 10 साल हो गया और उस बीच में उनकी कोई भी क्वेरल नहीं हुई है। तो ये सारी जो बातें हैं वो लेता है। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे होगा, कि हमें उसको कन्विक्शन करनी है या नहीं करनी है। तो
ये आंसर इस हिसाब से हमें लिखना है। ये मेरा लिखा हुआ आंसर नहीं है, बुक से आंसर लिया गया। तो आप चाहते हैं बुक पढ़ना तो बुक पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से समझना चाहते हैं तो यहाँ से समझ लीजिए। यूनिवर्सल की बुक है ये। As per the fact of this case, in a night intervention 31/8/2019 and 1/9/2019, accused P allegedly strangulated his wife। पहले हम फैक्ट्स बता रहे हैं, जब भी वो आंसर लिखेंगे तो हमें ये लिखना है कि हमें समझ क्या है, हमें फैक्ट समझ आए हैं या नहीं समझ आए। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या इसको फैक्ट्स पता है या नहीं पता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि जो फैक्ट्स हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि 31/8 और 1/9 के बीच की जो रात थी उसमें पी के ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि उसने अपनी वाइफ को स्ट्रेंगुलेट किया है और उसकी डेथ कर दी है रूफ टॉप के ऊपर। देन हम बता रहे हैं कि केस भी रजिस्टर हो गया था उसके ऊपर 1/9 के ऊपर। और जब ट्रायल कोर्ट के सामने सेशन स्टार्ट हुआ, ट्रायल कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट जो था सेशन कोर्ट था उनके सामने जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो वहां पे प्रोसिक्यूशन विटनेस ने 10 विटनेसेस को एग्जामिन किया। अब उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे कि फैक्ट्स के हिसाब से कि जो सबसे मटेरियल विटनेस था वो सी था, क्योंकि वो उनका बेटा था जो कि 7 साल का था। विटनेस सी जो कि अपने आप में क्या एक चाइल्ड विटनेस है, उसने अपनी डिपोजिशन के अंदर ये इम्प्लीकेट किया है, ये बोला है कि उसके फादर ने ही, जो उसके पी हैं यानी कि उन्होंने उसकी मदर का डेथ किया है एक स्ट्रेंगुलेशन करके सरिये से। तो ये जो डिफेंस है, इसके बदले जो डिफेंस ली जाती है पी के द्वारा, पी अपनी डिफेंस में सी के खिलाफ क्या बोलता है कि वो इस बेसिस पे ग्राउंड पे चैलेंज करता है कि जो सी था जो कि विटनेस बन रहा है यहाँ पे, जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त वो सो रहा था। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट विटनेस सी वाज ट्यूटर्ड विटनेस, और वो अपने आप में क्या है, ट्यूटर्ड विटनेस है। पहली बात कि एक तो वो सो रहा था, दूसरी बात वो ट्यूटर्ड विटनेस है। और उसने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन जो है 10 घंटे बाद दी है जब वो इंसिडेंट हुआ है उसके। और ये भी उसने बोला कि वो उसको डांटता था स्कूल जाने से, इसलिए उसने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे 3 उसने उसको खत्म करने के लिए बातें बोली हैं कि किस तरीके से ये जो विटनेस है ये रिलायबल नहीं है। तो जहाँ पे यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जब हम चाइल्ड विटनेस होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या वो जो विटनेस है वो अंडरस्टैंड कर सकता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को, और वो सही से कॉम्पिटेंट है कि वो ट्रू फैक्ट्स बता पाए। जो सेक्शन 118 पढ़ते हैं कि जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट की कौन व्यक्ति जो होता है वो विटनेस बन सकता है और कोई कौन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे वही चीज हमने मेंशन किया है कि 118 ऑफ इंडियन एविडेंस के एक्ट के हिसाब से हमें ये बोला जाता है कि अगर एक व्यक्ति समझ सकता है और सही फैक्ट्स बता सकता है, डिपोज कर सकता है, तो उसको हम एक कॉम्पिटेंट विटनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को इस विटनेस की कॉम्पिटेंसी के लिए कि ये जो बच्चा है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। जब यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा कोर्ट, तभी इस विटनेस के ऊपर बिलीव किया जाएगा, इस चाइल्ड विटनेस के ऊपर, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर एक केस आता है हमारे सामने, अलुगोपंडी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसके अंदर चाइल्ड विटनेस के रिगार्डिंग में हमें क्या बोला था कि इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट चाइल्ड विटनेस कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस। की ये तो हमें पता ही है कि चाइल्ड विटनेस जो है कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, क्योंकि हमें एविडेंस एक्ट भी ये बात बोलता है। लेकिन वहां पे प्रोवाइडेड क्या है कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो रिलायबल होनी चाहिए, ट्रुथफुल होनी चाहिए और कॉरोबोरेटेड होनी चाहिए दूसरे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस से, कि जो बाकी एविडेंस मिल रहे हैं उससे भी हम उसको कॉरोबोरेट करना यानी कंफर्म करना है, एक तरीके से उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। The court in such circumstances can safely rely upon the statement of child witness and it can form a basis for conviction as well। अगर ये तीनों चीजें होती है कि हमें वो रिलायबल लगता है, ट्रूथफुल लगता है और उसको कॉरोबोरेट कर पा रहे हैं हम किसी और बाकी प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस से, तो वहां पे जो चाइल्ड विटनेस है उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कन्विक्शन दे सकते हैं उसके अंदर। फिर आगे क्या बोलता है, फर्दर द एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस एंड क्रेडिबिलिटी देयरऑफ वुड डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो अब यहाँ पे ऐसे कोई हमारे पास स्टार जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हम बताएं कि ये चीज हो जाएगी तो मान लेना, उस पर भरोसा कर लेना, अगर ये चीज नहीं हुई तो भरोसा मत करना। तो ये हमें पर्टिकुलरली हर केस में देखना पड़ता है कि हमें ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर रिलाय करना है या नहीं करना है। तो हमें सिर्फ प्रिकॉशन क्या लेनी होती है, जो कोर्ट को लेनी होती है जब भी वो इस तरीके से चाइल्ड विटनेस को एविडेंस के तौर पर कंसीडर कर रहा होता है, कि वो जो विटनेस है वो रिलायबल है, ठीक है, और उसका जो डेमिनर है, डेमिनर मतलब जो उसका हाव भाव है वो किस तरीके का है, वो भी किसी और कंपिटेंट विटनेस की तरह ही है। जैसे कि अगर हम किसी और को बुलाते हैं, एक 20 साल के 25 साल के व्यक्ति को, जिस तरीके से उसके हाव भाव होते हैं, जैसे वो चीजें बताता, इसी तरीके से ये भी चीजें बता रहा है, ठीक है। और कोई भी इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कोई टॉर्चर किया गया है। देयर इज नो रूल टू प्रैक्टिस इन एवरी केस द एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी corroborated बाय अदर एविडेंस बिफोर कन्विक्शन कैन बी अलाउड टू स्टैंड, बट एज अ रूल ऑफ प्रोसीजर द कोर्ट ऑलवेज फाइंड इट डिजायरेबल टू सीक corroboration। अब देखो कहीं पे ना हमें ये नहीं बोला गया, किसी भी एक्ट के अंदर या कहीं पे भी हमें ये नहीं बोला गया कि इनको आपको corroborate करने की जरूरत है, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि कोर्ट क्या करता है कि हमेशा जब भी कोई चाइल्ड विटनेस होता है उनको corroborate करने की कोशिश करता है, अगर उसके बेसिस पे कन्विक्शन दे रहा है तो। Further, it is not the law that if witness is a child, his evidence shall be rejected even if he found reliable। और ये भी कोई तरीके का लॉ नहीं है कि अगर अगर एक चाइल्ड विटनेस है तो उसकी विटनेस को आपको रिजेक्ट ही कर देना, ऐसा तो कहीं पे नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि हाँ रिलायबल है, ये समझ पा रहा है क्वेश्चंस को, उनके आंसर सही से दे पा रहा है, तो उसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट फैक्ट्स हैं इस केस के, उसके अंदर जो विटनेस सी की टेस्टिमनी की जा रही है, उसको चैलेंज किया गया पहले क्या बोल के कि एक तो उस वक्त वो सो रहा था, पहले यही डिफेंस लिया गया ना सबसे पहले था कि वो सो रहा था।
सच एस्पेक्ट हैज नॉट बीन प्रूव, और ये कोई प्रूफ नहीं किया गया, बस बोल दिया कि वो सो रहा था, कुछ प्रूफ नहीं किया कि वो सो रहा था नहीं सो रहा था, कुछ चीज दिखाई हो कि उस वक्त वो सो रहा था। मेयर असर्शन ऑफ फैक्ट ऑफ विटनेस ही वाज स्लीपिंग एट द टाइम इज नॉट सफिशिएंट। तो सिर्फ आप किसी चीज का दावा कर देते हो कि सी उस वक्त सो रहा था, ये कुछ नहीं होगा। अगर जैसे कहीं पे प्ली ऑफ एलिबी लेते हो आप, तो आपको शो करना पड़ता है ना कि हाँ मैं उस वक्त वहां पे था, उस वक्त वहां की टिकट शो करोगे या कोई चीज शो करोगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर वो सो रहा है तो इसके लिए कुछ विटनेस लेके आओ, कुछ ना कुछ चीज प्रूफ करो कि देखो ये इस टाइम ये था, इस टाइम ये सो गया था जब मैं आया था। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कोई एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ आपने एक असर्शन कर दिया, एक दावा कर दिया कि उस वक्त वो सो रहा था। मोर ओवर इफ एन इंसिडेंस एंड टेकन प्लेस विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, और इतनी बड़ी बात की अगर घर में इस तरीके से लड़ाई हो रही है तो कोई व्यक्ति अगर सो रहा होगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो सो पाए। इट क्वाइट पॉसिबल दैट चाइल्ड इज रेलिवेंट टाइम दैट इज एट 11 PM मस्ट बी अवेक। तो ये बहुत सीधी सी बात है, अगर इस तरीके की कोई चीज होती है उठ जाएगा। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस एट द रूफ टॉप ऑफ द प्रीमाइसेस। और सबसे बड़ी बात कि भाई ये जो इंसिडेंट है वो रूफ टॉप के ऊपर हुआ है, छत के ऊपर हुआ है। देयर वाज नो ओकेशन फॉर एक्यूज टू conclusively state that she was sleeping at the relevant type। और उसको कैसे पता कि ये भाई ये सारा इंसिडेंट तो रूफ टॉप पे हुआ, तो वो नीचे सो रहा है उससे क्या मतलब बन रहा है, तो इसलिए ये कोई इसकी रेलेवेंसी नहीं रह जाती। देन अदर पॉइंट टू चैलेंज द टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस सीज दैट विटनेस इज टॉर्चर। दूसरी बात आप क्या बोल रहे हो, पहली बात तो आपने बोली वो सो रहा था, वो तो बेकार बात बोल दी आपने, हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा आप बोल रहे हो उसके साथ टॉर्चर किया गया है। While one may not rule out the possibility of the child witness are susceptible of being tortured। तो इस बात को तो हम नकार नहीं सकते कि भाई जो बच्चे होते हैं उनको हम टॉर्चर कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इस चीज के। हाउएवर सच प्रोपोजिशन कैन नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सिचुएशन में हम मान लें कि बच्चों को आप टॉर्चर करके ही विटनेस बना रहे हो। इट हैज बीन रिक्वायर्ड टू सब्सटेंशिएटेड बाय सर्टेन सर्कमस्टांसेस शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ विटनेस हैविंग बीन टॉर्चर। तो यहाँ पे भी आप सर्कमस्टांसेस शो करो कि उसको साथ टॉर्चर किया गया। इन दिस केस फ्रॉम द फैक्ट्स अवेलेबल नो अदर पर्सन वाज अवेलेबल टू ट्यूटर द चाइल्ड विटनेस। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई भी हमारे पास कोई और विटनेस नहीं है कि उसको ट्यूटर किया जाएगा। मैं बार बार गलती से टॉर्चर वर्ड बोल गया, ट्यूटर्ड वर्ड है, टॉर्चर नहीं ट्यूटर्ड वर्ड है। ट्यूटर्ड होता है ना किसी को पढ़ाना सिखाना ऐसे बोलना, तो वो चीज है। तो कोई विटनेस नहीं है हमारे पास इस तरीके के। मोर ओवर द प्ली ऑफ द एक्यूज दैट सिंस ही यूज टू स्कोल्ड विटनेसेस सी फॉर मिसिंग हिज स्कूल देयरफॉर दैट विटनेस हैज डिपोज अगेंस्ट हिम इज आल्सो मोस्ट अनएक्सेप्टेबल बिकॉज देयर कैन बी हार्डली एनी रीजन फॉर विटनेस सी टू मेक फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिज ओन फादर फॉर द डेथ ऑफ हिज मदर ओनली टू सेटल स्कोर फॉर एक्यूज टू स्कोल्ड सी फॉर मिसिंग हिज स्कूल। और ये कितनी छोटी सी बात है किसी का स्कूल ना जाना, और किसी को अपनी मदर के ही इस इल्जाम में फंसा देना कि इसने ही मर्डर किया क्योंकि ये मेरे को डांटता था, तो ये बड़ी सी इरेलीवेंट सी बात हो जाएगी। तो इस चीज पे भी हम रिलाय नहीं कर सकते। इन एप्रिशिएटिंग द एविडेंस ऑन जुडिशियल रिकॉर्ड कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू असेस द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इन ह्यूमन रियलिटीज की जो असलियत में होता है उसके साथ कंसीडर करके कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए एविडेंसेस को। इंपॉर्टेंट इन द फैक्ट ऑफ दिस केस टू नोट दैट विटनेस वाज डिपोजिंग रिगार्डिंग डेथ ऑफ हिज ओन मदर। वो अपनी मदर के खिलाफ झूठ क्यों बोलेगा, वो असली जो व्यक्ति है उसको क्यों छोड़ना चाहेगा और खुद के ही फादर को फंसा देगा, ऐसा तो कितनी मुश्किल होता है। इन सच सर्कमस्टांसेस इट वुड बी लीस्ट एक्सेप्ट टू फॉर्म अ चाइल्ड विटनेस ऑफ 7 years दैट ही वुड ट्राई सेटल द स्कोर ऑफ हिज फादर स्कोल्डिंग। और 7 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको इतना भी नहीं पता कि बदला लिया जा सकता है किसी से, तो हम ये नहीं कह सकते ना। और फिर इसके बाद सी ने क्या बोला है, अनदर प्ली दैट स्टेटमेंट ऑफ विटनेस सी वाज रिकॉर्डेड आफ्टर डिले ऑफ 10 घंटे की, 10 घंटे के बाद आपने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो ये अपने आप में कोई सस्टेनेबल रीजन नहीं है कि इसकी स्टेटमेंट जो है इस कारण से उसको हम हटा ही दें। तो काफी सारे रीजन होते हैं कि पुलिस जो होती है वो डिले करके किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। बाय पुलिस आफ्टर अबाउट 10 दिन इज नॉट अननेचुरल, कि अगर 10 दिन बाद भी करे तो अननेचुरल नहीं है। पुलिस कई बार इन्वेस्टिगेशन करते हुए टाइम लगता है। तो इट वाज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू असर्टेन इफ द चाइल्ड वाज इन परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड टू डिस्क्लोज ट्रू एंड प्रॉपर फैक्ट। तो यहाँ पे जो आई है वो ये भी तो कंफर्म करेगा कि जो बच्चा है ये सही से स्टेटमेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो 10 घंटे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए इसको कोई भी डिफेंस नहीं मिल पाएगा सी के अगेंस्ट, वो सी को अनरिलायबल नहीं प्रूव कर पाता अपने बेटे को। In the present case, there is a testimony of neighbor Z who had seen the accused P leaving the house in the morning। अब यहाँ पे जो Z है वो भी देखता है सुबह सुबह P को घर से निकलते हुए 6:30 बजे। The circumstances the accused P absconding away from the crime spot coupled with the evidence neighbor Z who had been accused P leaving the house early morning क्लियरली शो अननेचुरल कंडक्ट ऑफ द एक्यूज। तो ये भी एक अननेचुरल कंडक्ट शो कर रहा है एक तरीके से। सी के जो विटनेस थे उसको कॉरोबरेट कर रहा है कौन, जेड के विटनेस जो है, कि भाई सुबह सुबह 6:30 बजे घर से कहाँ निकल रहा है, एक अननेचुरल सी चीज है, ये अननेचुरल कंडक्ट शो कर रहा है। In this context, if the defense of the accused is examined, accused has stated that one night on of इस बीच में he had been come late in the house about 11 PM। बोलता है कि मैं रात को 11 बजे लेट आया था मूवी देख के और मैं लिकर के इन्फ्लुएंस में था। As per accused P has asked disease, और
मैंने अपनी वाइफ से जो है खाना बनाने के लिए बोला था, और जब उसने डिक्लाइन कर दिया तो हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी, और जिसके चक्कर में मैंने अपना जो एंगर है वो मेरे को एंगर हो गया था, मैंने अपनी जो कूलनेस थी वो छोड़ दी थी और मैंने एक्स को पीट दिया। और पी के हिसाब से एक्स ने जो क्या किया था, इसके बाद वो रूम में खुद जाके उसने सुसाइड कमिट कर ली थी। तो ये जो बात है इसको आप फॉल्सिफाई किया जा सकता है किस तरीके से, क्योंकि जेड ने पी को सुबह सुबह घर को छोड़ते हुए देखा था 6:30 बजे। इफ अकॉर्डिंग टू एक्यूज पी डिजीज कमिटेड सुसाइड, हिज ऑब्वियस नेचुरल रिएक्शन शुड हैव बीन रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस इमीडिएटली। अगर उसके हिसाब से ये अगर सुसाइड था तो उसको मैटर को पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था, सुबह 6:30 बजे कहाँ भाग रहा था वो। Whereas there is no evidence on record to show that accused P absconded from the crime spot. More importantly, P gave false explanation in statement recorded under section 313 CRPC during a trial of the case. और उसने 313 की जो स्टेटमेंट दी थी वो भी उसने गलत दी थी। तो it is obligatory on the part of the accused while being examined under section 313 to furnish explanation with regard to incriminating circumstances put to him. No doubt accused has right to be silent, not to answer any such question कि भाई उसके पास ये राइट है 313 में भी कि चुप रह सकता है, आंसर नहीं दे सकता। बट देन द कोर्ट कैन एडवर्स इन्फ्रेंस। एडवर्स इन्फ्रेंस मतलब कि अगर आप किसी चीज के बारे में एविडेंस नहीं दोगे ना, अगर आपके पास उस चीज के हैं तो आपके अगेंस्ट मान लिया जाएगा उसको। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, एडवर्स इन्फ्रेंस कर सकता है उसके अगेंस्ट अगर वो चुप रहता है तो, क्योंकि कोर्ट के पास ये राइट होता है। तो कोर्ट कैन टेक इनटू कंसिडरेशन explanation if given in case based in circumstantial evidences to decide whether or no change of circumstances is complete. Since the object of recording the statement of accused under section 313 is to give accused an opportunity to explain the circumstances, कि भाई वो अपने अपने अगेंस्ट जो उसके आरोप लगे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करता है 313 के अंदर, और अगर वहां पे वो गलत फॉल्स एक्सप्लेनेशन दे देता है तो फिर एक तरीके से वो झूठी बोल रहा है एक तरीके से। तो टेकिंग फॉल्स प्ली अबाउट फैक्ट्स एक्सक्लूसिवली नोन टू बी एक्यूज कैन बी टेक एडिशनल सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट द एक्यूज इज हेल्ड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्वर्णम्मा एंड अदर्स वाले केस के अंदर। फिर यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांस अगेंस्ट द एक्यूज इज रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन। अब दूसरी चीज जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट मिलती है, रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन, ये चीज हमें यहाँ से मिलती है जो कि वो अपनी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करता है, उसी के चलते आगे पुलिस जो है वो ढूंढती है। 25 के बाद होते हैं ना 27 डिस्क्लोजर किया, फिर उसके अंदर उसी के चलते कोई एविडेंस मिलते हैं। The bed in his house. There is no dispute with regard to recovery of such saria at the instance of the accused from the underneath of the bed in the house. Accused has not challenged the circumstances. Accused ने कुछ नहीं बोला, हाँ मिले हैं तो मिले हैं। वो तो बाद में ये बोलता है कि उसके पास जो निशान है वो सेम नहीं है। द सर्कमस्टांसेस रेलिवेंट अंडर सेक्शन 27, तो ये तो 27 में रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वैसे बताते हो तो नहीं माना जाता 25 के अंदर, लेकिन अगर उसके चलते कोई रिकवरी हो जाती है तो फिर वो अपने आप में रेलिवेंट हो जाता है। इफ एक्यूज मेक्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट टू द पुलिस व्हिच लीड टू डिस्कवरी ऑफ सम न्यू फैक्ट एंड डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट इज रेलिवेंट, ठीक है, तो वो रेलिवेंट हो जाती है, वही चीज मैं बता रहा था। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व टू फैक्ट्स। अब यहाँ पे दो चीजें हमें यहाँ पे मिली है, टू फेसेट्स हैं इसके जो डिस्कवरी हुई है। समथिंग विच इज एक्सक्लूसिवली इन द नॉलेज ऑफ द एक्यूज। पहली कोई ऐसी चीज, जब भी कोई डिस्कवरी होती है, कोई ऐसी चीज जो कि इसके नॉलेज के अंदर थी, ठीक है। और दूसरी बात, सच डिस्कवरी ऑफ फैक्ट बाय द एक्यूज हैज कनेक्टिंग लिंक विद द क्राइम। और जो ये जो चीज डिस्कवर हुई है इसका कनेक्टिंग लिंक है क्राइम के साथ। Even if the facts of the present case, saria was recovered from the underneath of bed of the accused, but same has been got recovered by the accused pursuant to his disclosure statement, and same cannot be ignore a peculiar circumstances of present case on the ground that saria was accessible to all. Therefore discovery of weapon of crime is also incriminating against the accused। तो ये भी अपने आप में एक तरीके से accused के अगेंस्ट इंक्रिमिनेट कर रहा है कि इसी के कहने पे जो है सरिया मिला है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या प्ली ली थी इसके अगेंस्ट कि उसके ऊपर रिज मार्क्स थे, जबकि जो पोस्टमार्टम हुआ था उसके अंदर हमें ये कोई मार्क्स हमें मिले नहीं थे उसके नेक के ऊपर, वो जो रिज मार्क्स थे उस सरिये के ऊपर। तो एब्सेंस ऑफ मार्क्स ऑन नेक ऑफ द डिजीज फ्रॉम द रिजेस ऑफ द सरिया में नॉट itself be sufficient to reject the medical evidence in entirety when otherwise medical evidence show that disease was strangulated। तो सिर्फ इतनी सी बात पे आप पूरे के पूरे मेडिकल एविडेंस को हटा नहीं सकते, जबकि वो शो कर रहा है कि स्ट्रेंगुलेशन से ही डेथ हुई है, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन, पी कैन बी हेल्ड गिल्टी फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ हिज वाइफ एक्स। तो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, गिल्टी कर सकते हो कि इसी ने मर्डर किया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या क्या फैक्ट्स थे उसके अगेंस्ट उसने, पीई ने क्या क्या बोला, डीई में क्या क्या बोला, और किस तरीके से आपने हर एक पीई की एविडेंस को डीई की एविडेंस से काटते गए, या फिर अगर कुछ पक्का हो रहा है तो पक्का करते जाओगे, तो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पीई और डी में से, उस हिसाब से फिर आप सारी चीजें लिखते जाओगे एंड देन एट द एंड आप फाइनल बता दोगे कि आपको यहाँ पे गिल्टी करना है या नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ आएगी किस तरीके से यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।